नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल। आज का मेरा टॉपिक है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेग्युलेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन और प्रासरण नियमन। आइए मैं अपने साइनोप्सिस के आधार पर आज आप लोग को ऑस्मोरेग्युलेशन एंड एक्सक्रीशन की क्रियाविधि और इनके साइनोप्सिस के आधार पर अध्ययन करूँगा। आइए सबसे पहले साइनोप्सिस के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से एक्सक्रीशन के बाद है इंट्रोडक्शन के बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन का महत्व। टाइप ऑफ एक्सक्रेटोरी सबस्टेंस का मतलब होता है एक्सक्रीशन। उत्सर्जीय पदार्थों के प्रकार के बारे में, इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ एक्सक्रेटोरी सबस्टेंस में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेस्पिरेटोरी प्रोडक्ट, पहला। दूसरा होता है नाइट्रोजन कनेक्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जीय पदार्थ। ये इनके दो प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ एक्सक्रेटोरी सबस्टेंस, इनके आधार पर इनके बाद है टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्रकार के पाए जाते हैं, पहला अमीनोटेलिज्म, जिसे ऑस्मोरेग्युलेशन भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा होता है यूरियोटेलिज्म, तीसरा होता है यूरिकोटेलिज्म। इसके बाद ये तीन प्रकार के होते हैं एक्सक्रीशन में। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर इनके एग्जाम्पल के रूप में एक्सक्रीशन एनेलिड्स में एक्सक्रीशन की क्रियाविधि को बताऊंगा कि किसी भी जैसे नेरिस है, केचुआ या एनेलिड्स में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार पाई जाती है, इनकी रचना किस प्रकार होती है, इसकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है। ये एक्सक्रीशन एनेलिड्स इन एक्सक्रीशन के माध्यम से मैं आज आप लोग को बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला टॉपिक इनके इंट्रोडक्शन। ये तो साइनोप्सिस के आधार पर हो गया कि साइनोप्सिस के आधार पर किस प्रकार इनकी क्रियाविधि का अध्ययन कर सकते हैं। ये मैं साइनोप्सिस तैयार किया गया हूँ। साइनोप्सिस के आधार पर आप लोग को अध्ययन करने का मैं प्रारूप बताऊँगा। आप किस प्रकार से इसके विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, ये साइनोप्सिस के आधार पर जब भी आप कभी भी एक्सप्लेन करना होगा तो आप साइनोप्सिस के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं इंट्रोडक्शन। एक्सक्रीशन क्या है, इनका परिचय आप किस प्रकार दे सकते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इनमें हम यह दे सकते हैं कि जीवों के शरीर में मुख्यतः दो प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है, जिनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें शरीर के लिए गए आवश्यक उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण किया जाता है, या इन क्रियाओं को एनाबॉलिज्म कहलाता है। एनाबॉलिज्म कहलाता है, जबकि दूसरी क्रियाएं ऐसी होती है जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का विघटन शरीर के उपयोग के लिए लिया जाता है। इन क्रियाओं को एनाबॉलिज्म कहा जाता है। इन दोनों क्रियाओं को ही एक साथ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जीवों के शरीर में इन मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया इत्यादि कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो शरीर में एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाने पर शरीर को हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इन पदार्थों को एक्सक्रेटोरी और
वाटर सबस्टेंस कहते हैं। चूँकि ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इन वेस्ट पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों से अलग करके शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। इस क्रिया में बॉडी के कुछ ऑर्गन भाग लेते हैं। इन ऑर्गन को एक्सक्रेटोरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीशन से संबंधित सभी ऑर्गन्स को एक साथ एक्सक्रेटोरी सिस्टम कहा जाता है। और एक्सक्रेटोरी ऑर्गन बॉडी इन अकार्बनिक आयनों की सांद्रता तथा जल की मात्रा पर भी नियंत्रण करते हैं। इस क्रिया को ऑस्मोरेग्युलेशन कहा जाता है। यदि किसी कारणवश एक्सक्रेटोरी ऑर्गन बॉडी के मेटाबॉलिज्म वेस्ट सबस्टेंस को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते तो ये पदार्थ शरीर के ऊतकों से एकत्रित हो जाते हैं तथा शरीर की विभिन्न प्रकार के हानिकारक बीमारियों को एक सूचना देते हैं। इसके आधार पर ये आपका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। इसके आधार पर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन। हम सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन में दे सकते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन का महत्व। उत्सर्जन का महत्व सबसे पहला महत्व होता है इस क्रिया के द्वारा शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में बने एक्सक्रेटोरी वेट्स सबस्टेंस को शरीर से बाहर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो क्रियाओं के द्वारा जो बॉडी में वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। और दूसरा देखते हैं कि यह होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है शारीरिकीय साम्य की जो मात्रा है उनको बनाए रहते हैं। और यहाँ देखते हैं अगले में, तो इसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जीय पदार्थों की सांद्रता नियंत्रित होती रहती है। उत्सर्जन के द्वारा ही शारीरिक द्रवों का प्रसरण दाब, ऑस्मोरेग्युलेशन प्रेशर एवं पीएच नियंत्रण होता रहता है। और इसके द्वारा शारीरिक द्रवों अम्ल क्षार का संतुलन स्थापित होता है। ये इनके आधार पर ये आप सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन में दे सकते हैं कि एक्सक्रीशन से हमारे बॉडी को क्या क्या महत्वपूर्ण इफेक्ट, क्या महत्वपूर्ण कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। इसके आधार पर देखते हैं कि टाइप ऑफ एक्सक्रेटोरी सबस्टेंस देखते हैं। तीसरा पॉइंट टाइप ऑफ एक्सक्रेटोरी सबस्टेंस, जिसमें पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। इससे पहले मैं आप लोग को टाइप ऑफ एक्सक्रेटोरी सबस्टेंस के बारे में कुछ बता देता हूँ कि जीवों के शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के कारण कई एक्सक्रेटोरी पदार्थ बनते हैं, जिन्हें उनके निर्माण के ढंग तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर हमें वैज्ञानिकों के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में या दो प्रकार के प्राप्त हुए हैं। पहला हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट में देखते हैं तो इस समूह में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जीय पदार्थ उत्सर्जीय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, जल आते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को सभी जंतु
श्वसन की क्रियाओं के ही द्वारा श्वसन सतह से विसरण द्वारा निकाल दिए जाते हैं, जबकि जल, यूरिन है, पसीने के रूप में कुछ और उत्सर्जीय पदार्थों के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ये हैं इनके रिस्पिरेटरी प्रोडक्ट के माध्यम से। इसके बाद दूसरा होता है नाइट्रोजन कनेक्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जीय पदार्थ। देखिए इसमें देखते हैं तो इस समूह में वे पदार्थ आते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ये पदार्थ प्रोटीन के जलीय अपघटन के कारण बने अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनी अमोनिया के रूपांतरण के कारण पैदा होते हैं। निम्न श्रेणियों की बात करें जीवों में तो इस अमोनिया को सीधे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि विकसित जंतुओं में इसे यूरिया या यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन जीवों में पहले अमोनिया को, जो एक हमारे ऊतकों के लिए बहुत ही अधिक विषाक्त पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं, अपेक्षाकृत कम विषाक्त पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्लों में बदला जाता है। इसके बाद इन्हें वाटर के साथ यूरिन के रूप में एक्सक्रीटोरी सिस्टम के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अर्थात यह होता है कि उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को ही पानी के साथ शरीर से बाहर निकाला जाता है। इनके आधार पर हम यह देख सकते हैं कि जंतुओं में किस प्रकार उत्सर्जीय पदार्थ का स्राव होता है। जैसे हम स्तनधारी प्राणियों की बात करें जिसमें यूरिया के रूप में उत्सर्जीय पदार्थ बाहर हो जाते हैं। मेढक, फ्रॉग की बात करें तो उसमें भी यूरिया के माध्यम से उत्सर्जीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद अस्थ्य मछलियाँ, फिश की बात करें जिसमें अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और पक्षियों की बात करें जिसमें यूरिया जो रहते हैं वो यूरिक अम्ल, जो पक्षियों में यूरिक अम्ल के माध्यम से उत्सर्जीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। सरीसृप में देखते हैं जिसमें यूरिक अम्ल शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जीय पदार्थ के रूप में होते हैं। और कछुए की बात कर सकते हैं जिसमें यूरिया के रूप में उनके बॉडी से उत्सर्जीय अंग बाहर निकल जाते हैं। और एलिगेटर्स जंतु हैं जिसमें अमोनिया उत्सर्जीय पदार्थों के रूप में बाहर निकलते हैं। ये हैं जंतुओं में उत्सर्जीय पदार्थों की संख्या। और इनके आधार पर हम देखते हैं कि उत्सर्जन के प्रकार। यहाँ देखते हैं हम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर चौथा पॉइंट है। इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये क्या चीज़ होता है। सामान्यतः हमारे जो सृष्टि में सभी जंतुओं में सभी नाइट्रोजनीय पदार्थ थोड़ी बहुत मात्रा में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक पदार्थ अन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। यह पदार्थ जंतुओं के निवास स्थान या प्रकृति कह सकते हैं तथा संरचना पर निर्भर करता है। जो यूरिन में उपस्थित इसी पदार्थ के आधार पर जंतुओं में मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बाहर निकाला जाता है। आइए इसके सबसे पहला देखते हैं जिसे बोला जाता है अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म जिसको ऑस्मोरेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये मैं फार्मूला दिया हूँ 2NH2CH3CHCOOH प्लस ऑक्सीकरण की जो क्रियाएं होती है। देखिए ये जो फार्मूला है एलेनिन
और ये जो फार्मूला है वो अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण क्रिया होने के बाद हमें प्रायरुविक अम्ल बनते हैं, जिसे 2NH3 प्लस 2CH3COCOOH ये प्रायरुविक अम्ल की हमें प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर प्रायरुविक अम्ल का जब हम ऑक्सीकरण की क्रियाओं के द्वारा करते हैं तो हमें 6 एटम कार्बन डाइऑक्साइड और 4 एटम वाटर प्लस एनर्जी हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऑक्सीकरण की क्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी किस प्रकार हमारे बॉडी से बाहर होते हैं इनको देखा जा सकता है। तो आप एग्ज़ाम में ये फार्मूला देकर इसमें दे सकते हैं कि अमीनोटेलिज्म वह उत्सर्जन है जिसमें जंतु प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण से बनी अमोनिया को इसी रूप में उत्सर्जित या शरीर के बाहर करते हैं, या अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण तथा इसके ऑक्सीकरण से बनने वाली अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एवं एनर्जी मुक्त का समीकरण हम इस आधार में दे सकते हैं। इसके आधार पर हम दूसरा देखते हैं। ये जो पहला जो क्रिया है ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया अमीनोटेलिज्म, यह क्रिया क्या होता है, यह एक्सक्रेटोरी कह सकते हैं या एक्सक्रीशन जो जलीय जंतुओं में पाया जाता है, क्योंकि अमोनिया यह अत्यधिक विषैला पदार्थ है, इस कारण इसे जल्दी से शरीर से बाहर किया जाना चाहिए। सरल जलीय जीवों की बात करें जैसे बाहर में प्रासरण द्वारा जल शरीर ऊतकों में आकार अमोनिया की सांद्रता को कम कर देते हैं और इसी जल के साथ घुलनशील अवस्था में ही सामान्यतः प्रासरण या तो एक्सक्रीशन स्ट्रक्चर के द्वारा से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और इस क्रिया में प्रासरण द्वारा शरीर से बाहर में आए अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर शरीर से प्रसारित कर दिए जाते हैं। इसके द्वारा से प्रासरण के द्वारा शरीर के जल या उत्सर्जीय पदार्थों की मात्रा का कंट्रोलर किया जाता है, इस कारण इसे ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन कंट्रोलर कुछ कंट्रोलित करके बॉडी को संतुलित किया जा सकता है। इस कुछ सरल जलीय जीव की बात करें, अमोनिया को विषैले के रूप में शरीर से बाहर लाकर छोड़ देते हैं। इस प्रकार उत्सर्जन की कुछ श्रेणियों को हमें वैज्ञानिकों के माध्यम से हमें याद है कि जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, ऑक्टोपस, सीपिया, मछलियाँ, ये सब की बात अगर करें तो ये सभी जो जंतु आते हैं वो अमीनोटेलिक जंतु होते हैं, जिसमें अमीनोटेलिज्म उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को अमीनोटेलिक जंतु कहा जाता है। इसके द्वारा से द्वितीय टॉपिक जिसमें देखते हैं यूरियोटेलिज्म। ये यूरियोटेलिज्म क्या होता है? यूरियोटेलिज्म देखिए, यूरियोटेलिज्म जिसमें 2NH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे अर्जिनेज की उपस्थिति में NH2CO NH2 यूरिया प्लस जल हमें प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ जल मुक्त हो रहे हैं। देखिए ये जल यहाँ पर मुक्त हो रहे हैं और इसके आधार पर जल मुक्त हो रहे हैं और इसके आधार पर हम देखते हैं तो यूरियोटेलिज्म वह एक्सक्रीशन है जिसमें जीव प्रोटीन के जलीय अपघटन के बाद बने अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण से बनी अमोनिया को पहले कार्बन डाइऑक्साइड
की क्रिया करके लीवर के अंदर यूरिया में बदलते हैं। इसके बाद वह यूरिया किडनी में रुधिर से छानकर अलग की जाती है और यूरिन के रूप में जल या दूसरे उत्सर्जीय पदार्थों के साथ शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यूरिया के निर्माण में अर्जिनेज प्रकीर्णों के रूप में उपस्थित होकर जो कि लीवर में उपस्थित रहते हैं, यह इनकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इसमें देखते हैं यूरियोटेलिज्म। इनमें देखते हैं कि उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को यूरियोटेलिक कहते हैं। सामान्यतः स्थलीय जंतुओं जैसे स्तनियों में कह सकते हैं मछलियों, केंचुए, घोंघों, झींगों की बात करें, प्रॉन और वयस्क उभयचर जंतुओं में देखते हैं तो कछुए में कुछ इस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। सबसे विकसित जंतु मनुष्य में भी इसी प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। और ये यूरिया वैसे तो अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक तथा जल में विलेय होते हैं, लेकिन इसे भी बहुत अधिक मात्रा में देर तक नहीं रखा जा सकता। कुछ प्रकार से देखा जा सकता है कि एक्सक्रीशन करने वाले जंतुओं में एक विकसित प्रकार का एक्सक्रेटोरी सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ पर मैं तीसरा टॉपिक बताता हूँ आपको, यूरियोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म, ये यूरिकोटेलिज्म जो होते हैं, यूरिकोटेलिज्म यह उत्सर्जन की वह क्रिया होती है जिसमें मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के बाद बनी अमोनिया को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। और उत्सर्जन शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतुओं जैसे छिपकलियों की बात करें या तो सर्पों की, या घोंघों, कीट, कॉकरोच, पक्षियों और उन स्तनधारियों की बात करें जो शुष्क वातावरण में रहते हैं, और मनुष्य के यूरिन में लगभग 0.5% यूरिक अम्ल होता है, जो शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतुओं के शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में बनी अमोनिया को लीवर सेल्स के माध्यम से यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है। इसके बाद कुछ यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर किया जाता है। यह यूरिक अम्ल न ही विषैला होता है और न ही जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशीलता होने के कारण यूरिकोटेलिज्म एक्सक्रीशन करने वाले जंतुओं में एक्सक्रीशन के कारण जल की हानि अपेक्षाकृत कम होती है और इसे ठोस रवों के रूप में जल की बहुत ही कम मात्रा के साथ यूरिन के रूप में एक्सक्रेटोरी किया जाता है। ये जंतु कुछ यूरिक अम्ल को मल के साथ ही बाहर निकाल दिए जाते, इसलिए यूरिकोटेलिज्म एक्सक्रीशन करने वाले जंतुओं को यूरिकोटेलिक जंतु कहते हैं। वास्तव में इन जंतुओं में यह एक्सक्रीशन शुष्क वातावरण के लिए एक रूपांतरण होते हैं जिसके द्वारा ये जल की हानि को रोका जा सकता है। ये एक्सक्रीशन की जो क्रियाएं होती है, इसके बाद देखते हैं कि एनीलिड्स में उत्सर्जन। एनीलिड्स फाइलम के जंतुओं में जैसे नेरिस की बात करें या तो केचुए में एक अंग पाई जाती है जिसको बोला जाता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया पाई जाती है जो उत्सर्जन की क्रिया एक विशेष प्रकार की पतली लंबी कुंडलित नली के समान रचना के द्वारा होती है जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। ये पूरे शरीर में फैले होते हैं। इनका एक सिरा स्वतंत्र होता है जो एक्सक्रेटोरी
पदार्थों को एकत्रित करके आहार नाल में या शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये नेफ्रिडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केचुए में, नेरिस में या एनीलिड्स फाइलम के जंतुओं में देखा जा सकता है। इनकी जो क्रियाएं होती हैं नेफ्रिडिया के माध्यम से, ये एक्सक्रीशन के माध्यम से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जिससे बॉडी को कोई इफेक्ट या किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो। नेफ्रिडिया का डायग्राम इस प्रकार से होता है। जिनकी स्ट्रक्चर के आधार पर हमें यह याद होता है कि एक्सक्रीशन की क्रिया एक विशेष प्रकार की पतली लंबी कुंडलित नली के समान रचना के द्वारा होती है, जिसे नेफ्रिडिया कहा जाता है। ये पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं और एक सिरा स्वतंत्र होता है जो उत्सर्जीय पदार्थ को एकत्रित करके आहार नाल के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है।